ठीक ठाक आ रही है पंकज भाई। ओ, ओके। हाँ, यू कैन स्टार्ट। नमस्ते दोस्तों, मैं एक शराबी, मेरा नाम पंकज। हाय केवल ईश्वर पंकज। की कृपा। हाय हाय दोस्त। केवल ईश्वर की कृपा, केवल अल्कोहलिक एनोनिमस, यही कारण है कि आज सोबर हूँ। ट्रेडिशन नंबर 7। इससे पहले मैंने इस ग्रुप में पहले 6 ट्रेडिशन शेयर किए हुए हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट सेशन पे आता हूँ, जो कि बताती है every aim ought to be fully self-supporting, declining outside contributions। ए का हर समूह पूरी तरह से सेल्फ सपोर्टिंग, मतलब उसको बोल सकते हैं आत्मनिर्भर होना चाहिए। और दूसरा पार्ट है इसका डिक्लाइनिंग आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, बाहर की कोई भी मदद लेने से हमें मना करना है। तो ये दो चीजें, तो ये 7 ट्रेडिशन में बहुत से इसमें दो पार्ट होते हैं जो हम सीधी तरह से एक ही इसको समझते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये अलग अलग क्यों है, इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। और ये अलग अलग होने की एक जो इसका पार्ट है जो हम पूरी तरह से उसको फॉलो करते हैं, मतलब एक पार्ट हम लगभग ये जो ट्रेडिशन है पूरी तरह से वो पार्ट फॉलो होता है, लगभग 99%। लेकिन ये जो दूसरा पार्ट है उसको कहीं तो भी हम भूल जाते हैं। तो इसलिए ये दो पार्ट मैं बोल रहा हूँ इसको कि डिक्लाइनिंग आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, हमें बाहरी मदद कोई नहीं लेना चाहिए तो हम नहीं लेते। मतलब आज इतना हम इस चीज से यूज टू हो गए हैं इतने सालों में, लगभग इतना अल्कोहलिक एनोनिमस का ये जो 1935 से अब तक का ये 90 साल का प्रवास है। तो ये इतने सालों में हम इतना यूज टू हो गए इस चीज से कि बाहरी मदद हमें नहीं लेना चाहिए। ये पूरी तरह से हमारे मन मस्तिष्क में ये बात बैठ चुकी है, तो हम ये इसको फॉलो करते हैं, मतलब लगभग 99% ये चीज फॉलो होती है। लेकिन ये जो दूसरी चीज जो बताई गई है, जिसको पहली बोलेंगे इसको कि सेल्फ सपोर्ट होना चाहिए, मतलब हमारा जो ग्रुप है या जो हमारी फेलोशिप है, हमारी अल्कोहलिक एनोनिमस जो संस्था है, ये हमारे सेल्फ सपोर्ट से चलनी चाहिए। तो वो सेल्फ सपोर्ट के लिए, वो चलाने के लिए वो उसको उसका जो पर्पस है, जो पर्पस हमने 5th ट्रेडिशन में देखा है कि कैरी दिस मैसेज टू एवरी सफरिंग अल्कोहलिक, हर जरूरी मन जिसको जरूरत है वो शराबी तक हमें पहुंचना है। उस तक पहुंचने के लिए, तो ये मैसेज को उस तक पहुंचाने के लिए किस चीज जो पैसा लगने वाला है या जो भी सहयोग लगने वाला है वो हमारा ही होगा। हमको सेल्फ सपोर्ट से, हमारे खुद के योगदान से वो कैरिंग द मैसेज, वो जो अल्कोहलिक एनोनिमस का संदेश है, हर सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें ही ये करना है, ये कोई बाहर से मदद नहीं लेनी है। तो हम बाहर से मदद तो नहीं लेते, लेकिन क्या हम ये सबसे बड़ा सवाल ये ट्रेडिशन के अंतर्गत यही खड़ा होता है कि क्या हम खुद सेल्फ सपोर्टिंग है, क्या जितनी जरूरत है हमको, और इसको हम अल्कोहलिक एनोनिमस हमारी फेलोशिप को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उतना क्या हम कर पाते। एक अप्रोक्सीमेटली एक पढ़ा था मैंने या सुना था कि WHO के हिसाब से एक अप्रोक्सीमेटली लगभग 5 करोड़ अल्कोहलिक ऑल ओवर इंडिया है। और हमारी अगर फेलोशिप की बात करें तो जो GSO का हिसाब से लगभग 50 से 60 हजार अल्कोहलिक एनोनिमस के सोबर मेंबर है। तो 5 करोड़ का मेंबर कहा और 50 से 60 हजार कहा, तो 5 करोड़ लोग जो सफरिंग अल्कोहलिक है, तो हम लगभग 10% भी लोगों तक अब तक नहीं पहुंचे। तो इतना ये पहुंचने के लिए, उन हर सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचने के लिए हमको जो चीजों की जरूरत है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जो पैसा बोलो, लिटरेचर बोलो, मैन पावर, ये सारी चीजों की जो जरूरत है, तो वो अभी भी हम आत्मनिर्भर नहीं है। तो हम, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो ट्रेडिशन का एक पार्ट जो है, जो हम पूरी तरह से फॉलो करते हैं,
हम आउटसाइड कंट्रीब्यूशन नहीं लेते, लेकिन हम खुद सेल्फ सपोर्टिंग है क्या, इसका सवाल हमने खुद से पूछना चाहिए। हमारे ग्रुप इन्वेंट्री में हमसे पूछना चाहिए, हमारे इंटर ग्रुप की इन्वेंट्री में पूछना चाहिए, हमने खुद से, खुद की फेलोशिप से। तो इसका सही आंसर हमें शायद से मिल पाएगा। अभी इस ट्रेडिशन की अगर बात करते हैं, जैसे हर ट्रेडिशन में हम थोड़ा सा हिस्ट्री से शुरुआत करते हैं कि ये ट्रेडिशन की जरूरत क्यों लगी, ये ट्रेडिशन का जन्म कहाँ से हुआ। तो इसका हिस्ट्री ये ट्रेडिशन के देखते हैं। तो जब अल्कोहलिक एनोनिमस की शुरुआत हुई, और तो हम पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप के साथ जुड़े हुए थे। ये ऑक्सफोर्ड ग्रुप से इसकी शुरुआत हुई, इसलिए ऑक्सफोर्ड ग्रुप के मीटिंग्स ही हमारे शुरुआती लोग करते थे। तो बाद में हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप से अलग हुए, हमारे दिमाग में बहुत से आइडियाज थे। हम ऑक्सफोर्ड ग्रुप में क्या मल्टीपर्पज प्रोग्राम चलता था, हर एडिक्शन के लिए या हर समस्या के लिए वहाँ ट्रीटमेंट होता था, या उस वहाँ पे मदद की जाती थी। लेकिन हमने एक सिंगलनेस ऑफ पर्पज रखकर कि हम सिर्फ शराबियों तक सीमित रहेंगे, ये सिंगलनेस ऑफ पर्पज रखकर हम वहां से अलग हुए। और फिर हमारे दिमाग में कई सारे ख्याल थे कि अब कैसा करेंगे। अगर हम अभी, सबकी तो समस्या ये थी कि हम वहां से अलग तो हो गए, अभी हम खुद को, जो बड़ी मुश्किल से हमको जो प्राप्त हुआ है, हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो हमें जो सोवेरिटी मिली है, हमें जो दारू से दूरी प्राप्त हुई है, जो कई दुनिया में नहीं मिली, बड़ी मुश्किल से, क्योंकि शुरुआती लोगों के अनुभव काफी बॉटम लेवल के अनुभव थे। तो वो पुरानी इसमें वापस नहीं जाना चाहते थे। कोई नहीं चाहता था कि मैं फिर से शराब की तरफ जाऊं, अगर फिर से शराब की तरफ गया तो हम मर जाएंगे। तो मरने का डर था हमको, तो हमको जिंदा रखना था खुद को। तो ये खुद को जिंदा रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा, अगर हमको खुद को जिंदा रहना चाहिए, तो बेसिक प्रिंसिपल जो जिसके भरोसे अल्कोहलिक एनोनिमस खड़ी हुई थी, वो बेसिक प्रिंसिपल था कि वन अल्कोहलिक टॉकिंग टू अनदर अल्कोहलिक, एक शराबी को दूसरा शराबी ही मदद कर सकता है। तो हमें जरूरत थी और शराबियों की। तो ये और शराबियों को ढूंढने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो अलग अलग आइडियाज हमारे दिमाग में आने लगे। कि कुछ लोगों का कहना था कि हम हॉस्पिटल बनाएंगे, क्योंकि कोई उन दिनों में कोई डी एडिक्शन या कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर का कंसेप्ट नहीं था। तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल थे उनमें बहुत खर्चा लगता था। तो जो अल्कोहलिक, जो पहले से आर्थिक रीत्या टूटा हुआ था, वो खुद को एडमिट नहीं कर पाता था गवर्नमेंट में, या सरकारी ऐसे कोई सुविधा नहीं थी। तो हॉस्पिटल बनाएंगे, वहां पे डिटॉक्स सेंटर करे खुलेंगे, ऐसा करेंगे, कर्जा देने की सुविधा, उनका पुनर्वसन करना पड़ेगा, अल्कोहलिक लोगों का उनको डिटॉक्स करना पड़ेगा, उनके लिए रोजगार निर्मित करना पड़ेगा, जन जागृति करना पड़ेगा, सरकार में के कानून में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, इसको लड़ना झगड़ना पड़ेगा ताकि इसको बीमारी घोषित कर दे गवर्नमेंट। और जो भी कुछ पनिशमेंट होती है शराब पीकर वाले लोगों को, वो पनिशमेंट कम हो जाए। ऐसे बहुत से ख्याल दिमाग में था कुछ। और एक ख्याल ऐसा भी था कि हम किताब लिखेंगे, वो किताब दुनिया भर में हम फैलाएंगे। तो ये सारे ख्याल थे, और इस सारी चीजों के लिए लगने वाले थे पैसे। तो ये ट्रेडिशन जो मेन बात जो करती है, जो सेल्फ सपोर्ट बोलती है, वो मोस्टली पैसे का सेल्फ सपोर्ट है। जैसे अभी सिद्धार्थ भाई बात कर रहे थे कि सेवन ट्रेडिशन ऐसी जगह है, ये ऐसी ट्रेडिशन है कि जहाँ आध्यात्मिकता और मटेरियलिस्टिक, मतलब भौतिकता, आध्यात्मिकता और भौतिकता का संगम जहाँ पे होता है, वो संगम की जगह है सेवन ट्रेडिशन। तो एक ब्रिज का काम करती है सेवन डेज ट्रेडिशन। ये हमारी आध्यात्मिकता को भौतिकता से जोड़ने का काम करते हैं। क्योंकि हम कितने भी आध्यात्मिकता की बात करेंगे, कितने भी बड़े बड़े स्टेप हम करें, बोलेंगे, हम स्वीकार करेंगे, हम अमेंड्स करेंगे, हम अपने कैरेक्टर डिफेक्ट पे काम करेंगे, हम मदद करेंगे, हम प्रेयर करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन हमको अगर सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचना है, तो हमको, हम जिस दुनिया में रहते हैं वो दुनिया एक मटेरियल वर्ल्ड है, ये भौतिक दुनिया है। तो यहाँ पे हर चीज के लिए पैसा लगने वाला है। हम एक जगह पे बैठ के कोई हमको ये वो लेवल का जो
आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होने वाला है कि हम यहाँ पे बैठे बैठे एक जगह बैठ के टेलीपोर्ट होके वो सफरिंग अल्कोहलिक के सामने पहुंच जाएंगे और उसको मैसेज देंगे। ऐसा नहीं होने वाला। हमको वो ये इस संदेश को पहुंचाने के लिए इसका कुछ प्रचार करना पड़ेगा, हमको लिटरेचर छापना पड़ेगा, पॉम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा। ये सब सारी चीजें जो है पीआई वर्क करना पड़ेगा, पीआई मीटिंग लेना पड़ेगा, उसमें माइक स्पीकर सबका अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बैठने की अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के लिए लगने वाला है पैसा। कोई भी हम कितना भी बोलेंगे कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो कोई फ्री में हमसे ये काम नहीं करने वाला। अभी जैसे हम कन्वेंशन में जाते हैं, अभी एक कन्वेंशन पूरी के कन्वेंशन हम करके आए, तो अल्कोहलिक एनोनिमस का कन्वेंशन है, तो इतना बढ़िया काम है, तो कोई क्या वो होटल के रूम्स और वो सब जो अरेंजमेंट है, बैठने की कुर्सियाँ, खाना, ये फ्री में नहीं देने वाला। तो इसके लिए सबको पैसा लगने वाला है। तो भला ही हम आध्यात्मिक फेलोशिप है, लेकिन हम भौतिक दुनिया में रहते हैं, तो इसको सबको पैसा लगने वाला है। तो वो शुरुआती लोगों के दिमाग में ख्याल आया कि इसको जो पैसा लगने वाला है उसको कैसे करेंगे। तो ये हिस्ट्री में थोड़ा सा इसमें जाते हैं कि उस जमाने में एक सबसे बड़ा वो अमेरिका का एक जो नाम था जॉन डी रॉकफेलर, की जो वो बहुत चैरिटी करते थे। वो एक सबसे अमेरिका के उन दिनों के सबसे बड़े रईस, सबसे बड़े रिचेस्ट पीपल में से एक थे। तो वो काफी ये भी करते थे, चैरिटी करते थे। तो ये लोग शुरुआती हमारे मेंबर्स को लगा कि चलो इनके पास जाते हैं। तो उन्होंने अपॉइंटमेंट कैसे भी अरेंज करके इधर उधर से जुगाड़ करके अपॉइंटमेंट फिक्स की, उनके सामने गया, एक मीटिंग अरेंज हुई। तो वहां पे जाने के बाद हम लोगों ने उनको हमारे फेलोशिप के बारे में, हमारे वर्क के बारे में, हमारे विजन के बारे में सब कुछ बताया। और ये बताने के बाद वो सब सुनने के बाद उन्होंने एक बात हमको बोली। अब ये जो आदमी था जॉन डी रॉकफेलर, तो ये इसको हम बोलते हैं कि हमारी ये सेवन ट्रेडिशन का जनक जिसको बोल सकते हैं। बिल डब्ल्यू पूरा क्रेडिट उनको देते हैं। दो लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। वैसे भी दो लोगों का जिक्र इस सेवन ट्रेडिशन में होता है, जिनसे हमने ये एडप्ट किया ये चीज। एक तो जॉन डी रॉकफेलर है, जिन्होंने लेटर लेके जॉन डी रॉकफेलर जूनियर आए थे ये हम सबको ये बताने के लिए कि उनका क्या सोच है इस विषय पे। और दूसरा है सैंट फ्रांसिस ऑफ असिसी। इनका एक मूवमेंट थी उन दिनों। उसको बोलते थे कॉर्पोरेट पॉवर्टी, सामुदायिक गरीबी। तो ये कॉर्पोरेट पॉवर्टी की जो उनकी मूवमेंट थी सेंट फ्रांसिस की, उससे हमने ये ट्रेडिशन एडॉप्ट की है। और ये जॉन डी रॉकफेलर ने इसमें भी हमको वो चीज सिखाई है। तो ये दोनों के मिश्रण से ये सातवीं ट्रेडिशन बनी है। तो जॉन डी रॉकफेलर का कहना था कि तुम्हारा ये काम बहुत बढ़िया काम है, इतना स्पिरिचुअल वर्क है, बहुत अच्छा है, बहुत लोगों को इसका फायदा होने वाला है। ये सब सारी चीजें तुम्हारी बराबर है, बहुत अच्छा काम तुम लोग कर रहे हैं। लेकिन इसमें अगर पैसा मिक्स हो जाएगा, तुम अगर बाहर से पैसा लोगे, तो ये पैसा जितना ज्यादा तुम्हारे इसमें आएगा, वो पैसे के लिए झगड़े होंगे, पैसे के लिए फिर सत्ता का मोह लोगों को होगा। और उसकी वजह से तुम्हारी जो अच्छी अच्छी जो चीज है ये बिखर जाएगी, ये टूट जाएगी और ये चल नहीं पाएगी ज्यादा दिन। तो इसलिए तुम इसको इसमें पैसा इन्वॉल्व मत करो। और ये चीज हम लोगों को काफी सब समझ में आ गई बहुत जल्दी। हमारे शुरुआत के लोगों को ये समझ में आई कि जो चीज हम नहीं समझ पाए थे, वो इस आदमी ने हमको समझाया और हमने उस चीज का स्वीकार किया। और हमने ये डिसीजन लिया कि हम नहीं लेंगे आउटसाइड कंट्रीब्यूशन, हम नहीं लेंगे। हम स्वयं निर्भर रहेंगे। हम हमारे खुद के स्वावलंबन से, खुद के पैसे से सारी चीजें करेंगे। भला ही हम गरीब रहेंगे। और ये गरीबी का जो तत्व है कॉर्पोरेट पॉवर्टी का, तो ये जो सैन फ्रांसिस की जो मूवमेंट है वहां से भी हमने सीखा। तो वो कॉर्पोरेट पॉवर्टी के बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो ये चीज हमने सीखी। और इस तत्व को लेकर हम आगे बढ़े। जब ट्रेडिशन लिखने में आए, तब हमने ये चीज को काफी इससे लिया, गंभीरता से लिया। लेकिन ये जो ट्रेडिशन थी, जब जब
सारी ट्रेडिशंस जो है उसमें से ये जो ट्रेडिशन है ये एक्सेप्ट करने में हमारे मेंबर्स को काफी तकलीफ हुई, क्योंकि हम जो लोग थे जो शराबी थे, ये हमारी जो सोच रही थी कि पैसा हमको चाहिए, मतलब हमको ये एक लालची किस्म के बोलो या हमको जो चीज अगर ये अच्छा काम हम कर रहे हैं तो कहीं पैसा मिलता है तो क्यों नहीं ना बोलने का उसको, इस प्रकार से सोचने वाले हम लोग थे कि हम पैसे के लिए हमेशा अपनी जिंदगी में जब शराबियत के हाल में हम लोगों पे डिपेंड रहने वाले लोग थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हमारे साथ हुई कि शुरुआती दिनों में कि ये पैसे की वजह से कि कुछ इंसिडेंट्स जैसे 12/12 अगर हम किताब पढ़ते हैं तो 2-3 इंसिडेंट्स उसमें दिए हैं कि एक ग्रुप को ऐसा लगा कि हमको ये सब फालतू चीजें हमको पैसा, अगर ये अच्छा काम कर रहे हैं इसके लिए पैसा चाहिए तो हम लेंगे पैसा, तुम कौन होते हमको बोलने वाले। तो कुछ एक हॉस्पिटल का उदाहरण दिया है कि एक हॉस्पिटल के मालिक ने वो ग्रुप को पैसा दिया और आगे कुछ दिनों बाद वो फेलोशिप वहां पे बढ़ने लगी तो वो जो हॉस्पिटल का मालिक था उसका लड़का वो जो अल्कोहलिक बन गया वो ये में आने लगा। फिर उसने बोला कि मेरे घर से यहाँ पे पैसा आया है काफी सारा आपको, तो मैं इस संस्था का अध्यक्ष बनता हूँ, सब मेरी बात सुनेंगे। तो ये बात से हमने अ, फिर ऐसा हुआ कि जो जो कुछ भी पैसा देने वाले लोग थे वो अधिकार जमाने लगे उस चीजों में। तो ये अनुभव ऐसे हमको धीरे धीरे आते गए और जिसकी वजह से दो मत प्रणाली बन गए, अल्कोहलिक एनएस में दो मत प्रणाली बन गए। कुछ लोगों का कहना था कि ये सारे चीजों को जरूरी है, हॉस्पिटल बनाना जरूरी है, रिहेबिलिटेशन सेंटर जरूरी है, डिटॉक्स सेंटर जरूरी है, क्लब हाउस जरूरी है और इसके लिए पैसा लगेगा ही, हमको पैसा लेना चाहिए। और एक ऐसा मत प्रणाली बनने लगी कि ये सब पैसे की वजह से सब झगड़े ये होते, तो हमको पैसा बिल्कुल ही नहीं चाहिए। अल्कोहलिक एनोनिमस में पैसे का नामो निशान नहीं चाहिए हमको। हम कहीं भी किसी के घर पे भी मीटिंग ले लेंगे या रोड पे ले लेंगे, हम ना कोई जगह लेंगे, ना कोई किताब छापेंगे, ना कोई चीज करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो हम बिना पैसे के सब चलाएंगे। ऐसे दो एक्सट्रीम मत प्रणाली बन गए। अब हम क्या है, एक्सट्रीमिस्ट थे हम। जो हमारे मराठी में एक काफी अच्छी एक कोट है, मन जिसको बोलते हैं कि खाईल तर दुपाशी नाही तर उपाशी। अच्छा, ऐसे हम बोलते हैं मराठी में कि मतलब या करेंगे तो सब कुछ करेंगे या तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो इस उद्देश्य से वो मन है हमारे मराठी में। तो एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं कि हम एक्सट्रीमिस्ट है लोग, या तो हमको पैसा चाहिए तो बोलने वाले लोग थे या बिल्कुल ही नहीं चाहिए वाले वो लोग थे। लेकिन जो बिल डब्ल्यू ने जिस हमारे शुरुआती चीज को समझा, खास करके बिल डब्ल्यू ने, कि हम वो जो कॉर्पोरेट पॉवर्टी का तत्व चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको पैसे की जरूरत है, बिना पैसे के हमारी संस्था चल नहीं पाएगी। ये बात बिल डब्ल्यू के को समझ में आ गई थी। तो पैसा हमको चाहिए लेकिन कितना चाहिए, जितनी हमारी जरूरत है। तो हम हमारी जरूरतें को लिमिट करेंगे, जो जितना हमको खर्चाना है, जितने पैसे की हमको जरूरत है उतना ही पैसा हम खुद के पास रखेंगे। तो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट पॉवर्टी, या जो जो भी पैसा आएगा वो जो हमारा उद्देश्य है उसके हिसाब से खर्च कर डालना। मतलब कॉर्पोरेट पॉवर्टी का मतलब बहुत से जन अलग तरीके से लेते हैं। अलग तरीके से मतलब क्या है कि हमारी संस्था को हमेशा गरीब ही रहना चाहिए, ऐसा मतलब लेते हैं कि अल्कोहलिक एनोनिमस शुड बी पुअर ऑलवेज। ऐसा उसका मतलब नहीं है। कॉर्पोरेट पॉवर्टी का मतलब है पैसा हमको आने चाहिए, जितना आना चाहिए। कोई कोई ये नहीं, जो लिमिट हमको तय करके दी है अभी, तो लिमिट जो है कि एक इंसान, एक ए मेंबर 1 लाख तक कंट्रीब्यूशन दे सकता है अपना। तो जो हम कितना भी पैसा आए कोई हर्ज नहीं, लेकिन जो जिस हमारा पर्पज है उसमें वो सारा पैसा हमने जल्द से जल्द खर्च करना चाहिए। हमने वो रिजर्व नहीं रखना चाहिए, हमने अपने पास नहीं रखना चाहिए। या तो फिर हमारा जो सर्विस स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हम आगे वाली सर्विस बॉडी को हम उसको ट्रांसफर करते हैं। जैसे ग्रुप का बचा हुआ पैसा इंटर ग्रुप को, इंटर ग्रुप अपना बचा वाला पैसा जीएसओ को, जीएसओ के पास अगर कोई पैसा बचा है तो वर्ल्ड सर्विसेज को। तो ऐसे हम
ट्रांसफर करते रहते। हम अपना पूरा खर्च 1 लाख रुपए अगर हमारे ग्रुप के पास आए तो हमको वो 1 लाख को खर्च करके, खर्च एक हिसाब से, मतलब कोई भी हिसाब से नहीं, नहीं तो क्या है, 1 लाख पैसा ग्रुप के पास है तो एनिवर्सरी करेंगे और हम सब बिरयानी वगैरह सब खाना खिलाएंगे, बहुत बढ़िया 5 स्टार खाना खिलाएंगे सबको, और उसमें 1 लाख खर्चा कर देंगे। तो उस उद्देश्य से नहीं, जो किसी का पैसा या जो ग्रुप को जमा हुआ, ये मेंबर्स के द्वारा जमा हुआ कंट्रीब्यूशन है, वो जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए खर्च होना चाहिए। और उद्देश्य क्या है अल्कोहलिक एनोनिमस का? टू कैरी दिस मैसेज टू स्टिल सफरिंग अल्कोहलिक। अभी भी जो पीड़ा भोग रहा है उस मद्यपी तक ये यही का संदेश पहुंचाना, ये हमारा उद्देश्य है। तो उसको पहुंचाने के लिए ये पैसा खर्च होना चाहिए। तो उस दिशा में हमारी सोच रहनी चाहिए। तो हमारे शुरुआती लोगों को, हमारे बिल्डब्ल्यू साहब को ये बात समझ में आई कि हम ये जो बीच का रास्ता करेंगे, हमको मतलब पैसे की जरूरत है, लेकिन हम ये कॉर्पोरेट पॉवर्टी का प्रिंसिपल अप्लाई करते हुए हमको जितना जरूरत है उतना ही पैसा हमारे पास रखेंगे। आगे चल के ये हिस्ट्री में और कुछ अनुभव हमको आते गए, जिस अनुभव के माध्यम से ये जो मैंने पहला जो पार्ट बोला कि सफरिंग, हमको सेल्फ सपोर्टिंग रहना चाहिए। तो ये सेल्फ सपोर्टिंग, हम अल्कोहलिक एनोनिमस को गरीब रखने के चक्कर में हम उसको जो सेल्फ सपोर्ट की, जो पैसे की हमको जरूरत है, वो कंट्रीब्यूशन, वो सेल्फ सपोर्टिंग भी नहीं हो पाती है। जैसे एक बिल्डब्ल्यू खुद का एक अनुभव बताते हैं, मतलब ये इसकी शुरुआत बिल्डब्ल्यू से हुई, मतलब मानना पड़ेगा वो बंदे में दम था। खुद उसने कबूल किया इस चीज को कि, और ये चीज जो एक्सपीरियंस अभी मैं शेयर करूंगा वो हमको अभी भी, हम लोगों को भी एक एग्जैक्ट फिट बैठता है। ये चीज हमारे साथ भी अभी भी ऐसे ही होती है। तो एक्सपीरियंस बिल्डब्ल्यू ने शेयर करते हैं। एक हमसा फेसबुक में उन्होंने लिखा है कि शुरुआत में क्या हुआ, 1941 में सैटरडे इवनिंग पोस्ट में एक आर्टिकल आया था। वो आर्टिकल जो काफी फेमस हुआ, तो वो सैटरडे इवनिंग पोस्ट पूरा जो यूरोप और अमेरिका, बहुत से कंट्रीज में वो जाता था वो मैगजीन। तो उसकी वजह से काफी इंक्वायरीज हमको आने लगी, और हमको हर वो इंक्वायरी का जवाब देने के लिए या वो लोगों तक पहुंचने के लिए हमको पैसे की जरूरत थी, और ज्यादा से ज्यादा हमको लिटरेचर छापने की, लिटरेचर उन लोगों तक पहुंचाने की जरूरत थी। तो बिल्डब्ल्यू फाउंडेशन ऑफिस, हमारा जो न्यूयॉर्क फाउंडेशन ऑफिस था, उस ऑफिस के द्वारा बिल्डब्ल्यू ने हर ग्रुप को लेटर लिखे। उन्होंने लेटर लिख के कहा कि हमको अभी इंक्वायरीज काफी आ रही है, तो हमको पैसे की जरूरत है। तो एक मेंबर के पीछे साल का $1, मतलब $1 एक मेंबर के हिसाब से, ऐसा एक ग्रुप, मतलब 10 मेंबर है वो ग्रुप में, तो $10 ऐसा वो फाउंडेशन ऑफिस को हर साल भेजा करे, तो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम ये कैरिंग द मैसेज का कर पाए। ऐसा फाउंडेशन ऑफिस की तरफ से उन्होंने हर ग्रुप को रिक्वेस्ट लेटर भेजा। तो वो काफी कम ग्रुप ने उनका रिस्पांस दिया। बहुत कुछ जगह से पैसा आया, और मैक्सिमम जगह से रिप्लाई आया कि हमारे ग्रुप में इतने मेंबर नहीं, हमारे लोग दे ही नहीं रहे पैसे, ऐसे वैसे। तो बहुत ही ठंडा सपोर्ट हर जगह से मिला। तो बिल्डब्ल्यू काफी चिंताग्रस्त हो गए थे, और काफी उनको गुस्सा भी आ रहा था कि क्या लोग है साला, मैं ये पूरा मेरा तन मन धन से ये सेवा करने में लगा हूँ, लिटरेचर लिख रहा हूँ, लोगों को मदद करता, मेरे घर में खाना खिलाता, ये करता वो करता, और ये लोगों को इतने अभी सोबर हो गए, अभी अच्छा पैसा कमा रहे खुद मेंबर, और ₹1 एक साल का, $1 एक साल का एक आदमी नहीं दे पा रहा है। कितनी मतलब शर्म की बात है, वो कोस रहे को। और ऐसे में उस दिन उनके ग्रुप की वो क्लब हाउस में मीटिंग होती थी उस वक्त। तो क्लब हाउस में मीटिंग थी, तो अंदर मीटिंग चल रही थी, बाहर वो बिल्डअप एक न्यू कमर को स्टेप्स समझा रहे थे, वो अपने स्टेयर्स पे बैठ के। तो अंदर मीटिंग चल रही थी, तो मीटिंग में जो ट्रेजरर था वो वैसा हुआ था, वो क्लब हाउस का भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं थे, और उनको नोटिस मिली थी कि अगर आपने ये भाड़ा नहीं दिया एक 2 दिन में, तो ये आपको जगह खाली करनी पड़ेगी। तो वो ट्रेजरर
काफी मतलब उन दिनों में पैसा मांगना ऐसे ग्रुप में या पैसे मांग के लिए रिक्वेस्ट करना काफी ये नीची बात समझी जाती थी कि वो कोई बोलता नहीं था, क्योंकि कोई हर्ट हो जाए या पैसे की बात करना ज्यादा अलाउ नहीं था ग्रुप में, क्योंकि वो इतना जो ब्रॉड माइंडेड अभी जो है ये सेवन ट्रेडिशन या ये जो जरूरत है पैसे की, ये क्यों है, अभी काफी जन जागृति है। लेकिन उन दिनों में ऐसा इतना एक्सेप्टेबल नहीं था कि कोई ग्रुप में अगर पैसा मांगे तो लोग बात करते थे कि वहां पे आप तो बोलते हैं फ्री प्रोग्राम है और पैसा मांगते हैं ऐसा वैसा। तो काफी गंभीरता से उसने काफी सोच समझ के फिर थोड़ा सा रिक्वेस्टली बोला कि हमको एक भाड़ा देना है, तो कृपया आज आप एक किटी बॉक्स में हैट फिरती थी उन दिनों, तो हैट में थोड़ा सा ज्यादा पैसा आज डालिए ताकि हम भाड़ा भर पाए। तो बिलडब्ल्यू को वो सारी बातें सुन रहा था, वो मीटिंग स्टेयर्स पे बैठा था, उसको सब पता था। तो वो हैट घूमते घूमते बिलडब्ल्यू के पास आई, तो बिलडब्ल्यू ने जेब में हाथ डाला और एक 50 सेंट का 50 सेंट का एक कॉइन उसको हाथ को लगा। तो उन्होंने वो और रख दिया और दूसरा कॉइन ढूंढने लगे। तो जब छोटा कॉइन 10 सेंट का उनके हाथ में लगा तो उन्होंने जेब से निकाला और वो किटी बॉक्स में डाला। तो उसका जो आवाज है, पहले क्या है, नोट नहीं डाले जाते थे, कॉइन ही डाले जाते थे, तो आवाज काफी हल्का आवाज हुआ। तो आवाज से समझ में आता था कि किसने कौन सा कॉइन डाला है। तो सारे वो आवाज पूरे शांतता थी, तो पूरा वो मीटिंग में सुनाई दी। तो बिलडब्ल्यू को तुरंत वो आवाज के साथ एकदम रिमाइंड हुआ और तुरंत वो जागरूक अवस्था में चला, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब जो मैं कुछ दिनों से लोगों को कोस रहा हूँ कि साल का $1 नहीं दे पाते और ऐसा करते इनको शर्म नहीं आती, ऐसा वैसा। और उनका और एक सवेरे उस दिन का सवेरे का एक्सपीरियंस वो बोलते कि सुबह सुबह उसी दिन जिस दिन मीटिंग का बात हुई थी, एक शराबी जो उनका मेंबर ही था, स्लिप में था, जो दारू पीना उसका चालू था, तो वो उनके घर के पास से जा रहा था। तो उसने उनको पैसे मांगे, तो वो विड्रॉल में था, उसको पीने के लिए पैसे चाहिए थे। और बिलडब्ल्यू को काफी दया आई उसकी कि नहीं पिएगा तो थोड़ा सा ये कुछ ये इसको बहुत तकलीफ होंगी। तो उन्होंने $5 उसको दिए थे, जो कि वो जो घर के खर्चे के पैसे थे, वो $5 उन्होंने उसको दे दिए थे। और वो काफी खुद पे गर्व महसूस कर रहे थे कि देखो, मैंने ये लोग $1 बोला है, साल का भेजो नहीं भेज रहे, मैंने एक शराबी को $5 की मदद की। तो लेकिन जो रात को किटी बॉक्स में जो मैं तो 50 सेंट का कॉइन वापस डाल के मैंने 10 सेंट का डाला। हालांकि वो ट्रेजरर ने अनाउंस किया है कि ये ग्रुप को अपना भाड़ा भरना है आज। तो यहाँ से वो तत्व जो बिलडब्ल्यू के ध्यान में आया है कि किटी बॉक्स ऐसी जगह है कि कितने भी तुम बातें करो, बड़े बड़े शेयरिंग करो, ये करो वो करो, बड़ी बड़ी बातें करो, जब किटी बॉक्स ऐसी जगह है कि जहाँ आध्यात्मिकता और भौतिकता का संगम होता है, वहां पे तुम्हारे अगर हाथ पीछे चले जाते हैं, वहां पे अगर तुम अपने जेब में का छोटा से छोटा सिक्का डालते हो, तो यहाँ पे तुम्हारी को बड़ी से बड़ी आध्यात्मिकता कोई काम की नहीं है। तो ये बात बिलडब्ल्यू में है कि वो सवेरे मैंने उसको $5 दिए, वो क्यों दिए, तो मेरा उसमें अहंकार बढ़ता था कि कैसे मैंने मदद किया, वो नाम रखेगा मेरा। और ऐसा ही हम करते, हम आज ये चीज मैं खुद आइडेंटिफाई करता हूँ कि हम किसी बॉक्स में कम से कम पैसे डालने की कोशिश करते हैं। और जब हम एक आधे नए आदमी को घुमाते फिराते, उसको मीटिंग में ले जाते, उस पर पैसा खर्च करते, उसको नाश्ता खिलाते, उसको चाय पिलाते, खाना खिलाते, उसका कंट्रीब्यूशन भरते, ये सब दिखता है लोगों को, उसको दिखता है, लोगों को दिखता है, या कहीं तो भी हमारा अहंकार उसमें ये रहता है। लेकिन जब किटी बॉक्स की बात आती है तो कोई देखने वाला नहीं है, तो कुछ कितना भी डालो क्या फर्क पड़ता है, ऐसी हमारी सोच रहती है। और उस वजह से हम कम से कम डालने की कोशिश करते हैं। तो ये बिलडब्ल्यू ने बहुत निर्भयता से अपना ये अनुभव शेयर किया और हमको एग्जैक्टली ये चीज मैच होती है कि हम भी ऐसा ही करते हैं। और इस वजह से जो सेल्फ सपोर्टिंग बोला गया है कि हमको आत्मनिर्भर जो होना चाहिए, हमको स्वावलंबी जो होना चाहिए, ये हम हो नहीं पाते। वो क्यों, तो इस चीज की वजह से। तो हम कहीं ना कहीं वो किसी बॉक्स में पैसे डालने के इसमें हम
पीछे रह जाते। और कुछ एक्सपीरियंसेस हमारे इसमें शेयर किए गए, जैसे ए कम्स ऑफ एज में 12/12 में, कि आगे चल के ये ऐसी ही परिस्थिति थी और हमको हमारी संस्था को पैसे की बहुत जरूरत थी। जैसे वो ग्रुप को भाड़ा भरने के लिए पैसे नहीं थे, BW ने वो क्या फाउंडेशन ऑफिस के पास पैसा नहीं था, तो बिल्ड आह्वान करने के बाद भी कोई ग्रुप पैसे भेजने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे में एक बात निकल के आई कि एक 1948 की बात है। 1948 में एक लेडी अल्कोहलिक थी और वो उनकी डेथ के बाद उनका जो मृत्यु पत्र था, उनके मृत्यु पत्र में लगभग $10,000, $10,000 अल्कोहलिक एनोनिमस के नाम से उन्होंने छोड़ दिए, वो लिख के गए। और वो हमको पता चला, वो वकील आया कि ये तुम्हारी संस्था के नाम से $10,000 छोड़ के गई है। तो हमारे फाउंडेशन ऑफिस में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की मीटिंग हुई, तो क्या करना चाहिए, हमको पैसा लेना चाहिए वो या नहीं लेना चाहिए। तो बहुत से जनों का कहना था कि हमारी वो हालत काफी खराब है, हमारे पास कोई हमारे खर्चे पानी के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं है, तो हमको लेना चाहिए पैसा। लेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंच पाएंगे, हम लोगों की मदद कर पाएंगे क्या आगे लेने में। तो और हमको अभी भी लेना चाहिए और आगे भविष्य में भी अगर ऐसे कोई आता है तो हमको लेने में कोई हर्ज नहीं। तो इस बात को कुछ लोगों ने जो माइनॉरिटी बोलते हैं, वो माइनॉरिटी में कुछ लोगों का कहना था कि ठीक है आज हम ले लेंगे, लेकिन हमारे जानकारी में ऐसे और कई लोगों ने इसको हमारे संस्था के नाम से बहुत पैसे लिख के रखे, लगभग $50 लाख हमारे ज्ञान में है कि इतने पैसे लिख के लिए है। तो आगे चल के और वो हमको आएंगे, हम ये भी लेंगे वो लेंगे, तो हमारे पास ये हमारी संस्था एकाएक करोड़पति बन जाएगी, एकाएक अमीर बन जाएगी। और फिर क्या होगा, तो हम क्या करेंगे इतने पैसे का, हमारे पास कोई योजना नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है। तो हम ये पैसा संभालने के पीछे लग जाएंगे, हमको इसके लिए ऑफिस बनाना पड़ेगा, बैंक में खाता को करना पड़ेगा, हमारे FD करना पड़ेगा, अकाउंटिंग करना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। और हम हमारे प्राथमिक उद्देश्य जो है, वो प्राथमिक उद्देश्य से भटक के हम यही पैसे के पीछे पड़ जाएंगे, तो क्या करें। तो ये नहीं का होना चाहिए। तो ये अगर हम इतना पैसा इन्वॉल्व करेंगे हमारे इसमें तो हमको नुकसान हो जाएगा। तो ये बात सबको पटी और फिर एक ऐतिहासिक निर्णय हमारे फेलोशिप ने लिया, हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लिया कि जो निर्णय के आगे चल के काफी जो मिलिट्री थे उन्होंने किस तरह इस $10,000 की मदद अल्कोहलिक एक्ट ने ठुकराई। तो हमने ठुकराई वो मदद और हमने ये भी डिसीजन लिया कि हम ऐसी कोई भी बाहरी मदद ना आज कल लेंगे, ना वो किसी बाहरी दुनिया से, ना अगर कोई एक इंडिविजुअल मेंबर भी ऐसी कोई मदद एक स्पेसिफिक उद्देश्य से देता है तो भी हम उसको ठुकराएंगे। और हमने एक मतलब आदर्श दुनिया के सामने रखा कि एक बेवड़ों की संगत, एक अल्कोहलिक लोगों की फेलोशिप और खुद स्वावलंबी बन के खुद के खर्चे से करते हैं, जो भी मदद उनको मिलती है वो मदद नहीं लेते हैं। तो एक आदर्श हमने दुनिया के सामने रखा, जिसकी वजह से हमने हमारी इज्जत समाज में काफी बढ़ गई। और कुछ जो एग्जांपल्स मेरे पढ़ने में आए, जैसे ग्रेप वाइन में इस ट्रेडिशन को रिलेटेड कि हाँ हमने बाहरी दुनिया से तो नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हमारा एकाधी उद्देश्य से एकाधी मेंबर अगर अभी हमारा मेंबर होते हुए भी कोई अगर मदद एकाधी विशिष्ट उद्देश्य से देता है तो वो भी हम नकारते हैं। जैसे कि एक ग्रेप वाइन में एक जगह पे ये है कि एक इंटर ग्रुप था, वो इंटर ग्रुप के उसको उसके ऑफिस का कलरिंग के लिए कलरिंग करना था, काफी खराब दीवारें हो गई थी। तो एक मेंबर ने बोला कि मैं मेरे पैसे से आपका ये कलरिंग करता हूँ, मेंबर वो ग्रुप का, तो मैं करता हूँ मेरे पैसे से। तो फिर वो उनका डिस्कशन हुआ और ऐसी बात निर्णय ऐसा हुआ कि नहीं,
हम ऐसे एक जन के खर्चे से नहीं कर सकते। हम जब हमारे पास पैसा जमा होगा तब हम ग्रुप के पैसे से वो करेंगे, भले ही अभी नहीं करेंगे। तो ऐसी बातें हम बहुत से बार देखते कि हमारे समूह में एक आदि अमीर इंसान रहता, तो जब 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 एनिवर्सरी वगैरह होते हैं तब जब मैंने देखा है कि कोई एक आदि पैसे वाला है, नया नया है, सोबर हुआ, उसको भी ग्रेटिट्यूड की भावना रहती। तो हमारा क्या है, कुछ खाना रखना है एनिवर्सरी में, तो हमारा बजट नहीं रहता, हम खाना नहीं दे सकते, ऐसा रहता है। तो एक आदि जन बोलता है कि ठीक है ना, आप नहीं देते, मैं मेरी तरफ से खाना रखता। या मैं एक आदि स्वीट, कोई बोलता है कि हम स्वीट नहीं रखेंगे वो खाने में, तो मैं मेरी तरफ से एक स्वीट दे देता, मैं मेरी तरफ से 10 किलो जलेबी दे देता। तो ऐसा भी मैंने देखा है मेरे ग्रुप में वगैरह, ऐसे हमारे एरिया में ऐसा करने की कोशिश करते हैं लोग। तो हम ग्रुप कॉन्शियस में इस चीज को नकारते हैं। हम ऐसे इंडिविजुअल मेंबर्स से कोई भी ऐसा अलग से कंट्रीब्यूशन या कोई चीज या कोई गिफ्ट या कोई आर्टिकल ग्रुप के लिए नहीं लेते। तो ये हम नकारते हैं इस चीज को। तो अ, तो हमने ये चीज भी नहीं करते। तो ये इस 7 ट्रेडिशन के अंतर्गत आता है। और एक चीज है कि ये हम जो बोला था मैंने, ये जो इसका सेकंड पार्ट है आउटसाइड कंट्रीब्यूशन का, तो यह ब्रेक मैक्सिमम टाइम नहीं होता। कहाँ ब्रेक होता है, तो एक जगह पे ये ब्रेक होता है, जो मैंने बोला था 99% या 98%। लेकिन कुछ जगह पे जो ब्रेक होता है वो इस जगह पे होता है कि हम हमारे जो मीटिंग के एरिया, जो ठिकान होते हैं आज भी ऐसा है कि हमारे, खासकर हमारे रीजन में, इंडिया में बोलो या बहुत से हमारे कंट्रीज में, तो हम जो मीटिंग का प्लेस होता है उसका भाड़ा नहीं देते। हम ज्यादा से ज्यादा हमारे जो प्लेसेस है वो फ्री में हमको अवेलेबल हुए, वो स्कूल हो या कोई चर्च में मीटिंग होती है, या इन मैक्सिमम जगह पे हम भाड़ा नहीं देते। कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ ग्रुप भाड़ा देते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगह पे हम भाड़ा नहीं देते। ये कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन का उल्लंघन है। मतलब ये हम बोलते हैं कि सेल्फ सपोर्टिंग है, लेकिन हम बिना भाड़े के मुफ्त में अगर किसी जगह पे मीटिंग कर रहे हैं तो एक प्रकार से वो हम उनकी मदद ले रहे हैं। तो उसकी वजह से भी काफी हमको इश्यूज आते हैं। जब उनका कहीं कुछ प्रोग्राम होता है या ये होता है तो हमको मीटिंग बंद रखनी पड़ती है या उनके हिसाब से चलना पड़ता है। कभी कभी वो हमारे मेंबर कुछ ये करते हैं, उसमें से कुछ कचरा करते हैं, तो हमको धमकी उनकी सुननी पड़ती है कि निकाल देंगे तुमको, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो ये चीज कहीं ना कहीं हमको, लेकिन वो अभी इतना वो कल्चर बन गया है या इतना वो ये चीज ये हो गई है कि उसको नॉर्मलाइज करना या उसको हम हर जगह पे किराया दे के मीटिंग कर पाना, ये प्रैक्टिकली अभी के लिए तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता है। हो सकता है भविष्य में हम इतने भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे कि हम हर जगह मीटिंग का भी हर जगह का भाड़ा भी देने लगेंगे। तो ये ट्रेडिशन में ये दो चीजों के बारे में मैंने इतिहास के जो हमारे हिस्ट्री के जो अनुभव थे उसके हिसाब से बताने की कोशिश किया है इन लोगों ने कि कैसे हमको सेल्फ सपोर्टिंग क्यों रहना है, और हमारा जो आउटसाइड कंट्रीब्यूशन जो मना करना है उसके पीछे की वजह क्या है, उसके पीछे से, क्योंकि ये जो 7 ट्रेडिशन का जो लॉन्ग फॉर्म है उसमें एक लास्ट लाइन जो दी गई है वो लाइन यही बोलती है कि experience has often warned us that nothing can so surely destroy our spiritual heritage as total dispute over property, money and authority। तो ये जो विषय है, प्रॉपर्टी हो, मनी हो, अथॉरिटी हो, सत्ता, प्रतिष्ठा, प्रॉपर्टी, पैसा, ये जो चीजें हैं जितना हमको डिस्ट्रॉय कर सकती है, जितना हमारा नुकसान कर सकते हैं, ऐसी कोई दूसरी चीज इसके अलावा नहीं। इसलिए हम पैसे का या इन भौतिक चीजों का जितना कम से कम हम इन्वॉल्व कर सके हमारे फेलोशिप में या हमारी संस्था में, उसकी हम कोशिश करते हैं। तो इस वजह से हमने वो जो कॉर्पोरेट पॉवर्टी का जो तत्व हमने यूज किया था, कॉर्पोरेट तत्व जो एडॉप्ट किया था, तो उसका मायने ये है कि जैसे हम अब इसको समझते हैं ग्रुप लेवल पे। अगर ग्रुप कॉर्पोरेट पॉवर्टी का मतलब क्या है, तो बहुत का इसका गलत मतलब हम ऐसा निकालते हैं कि हमको
अल्कोहलिक एनोनिमस का मेरा जो ग्रुप है, कॉर्पोरेट पॉवर्टी का तत्व है कि गरीब रखना है, तो हमारे ग्रुप को गरीब रखना है। फिर क्यों ज्यादा पैसे डालने का, क्या जरूरत है ग्रुप को पैसे की? तो पैसे नहीं डालने का, कम से कम डालने का, तो कम से कम गरीब रहेगा। तो ऐसा उसका नहीं है। तो हम पैसे कितने भी डाले वो ग्रुप में, महीने का अगर 10,000 रुपए जमा होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो जो जमा हुई वाली रकम है वो खर्च करके हमारे पास रिजर्व, जो बैलेंस है वो जीरो रहना चाहिए। तो हमारे 1994 में तो हमारे जो एक क्लास ट्रस्टी थे गैरी ग्लिम, तो उन्होंने इस कॉर्पोरेट पॉवर्टी के जो तत्व है इसको काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उसको उसको समझाने की कोशिश की थी कि एक ग्रुप ने या एक इंटर ग्रुप ने या कोई भी अल्कोहलिक एनोनिमस सर्विस बॉडी ने क्या करना चाहिए। तो उसके दो बातें उन्होंने बताई थी कि प्रूडेंट रिजर्व और डेली खर्चे के लिए। प्रूडेंट रिजर्व मतलब क्या? तो कुछ दिनों तक अगर कुछ भी कंट्रीब्यूशन ग्रुप में नहीं आया, फिर भी महीना, 2 महीने, 3 महीने वो ग्रुप के खर्चे चलने चाहिए। ग्रुप के खर्चे मतलब अगर वो ग्रुप भाड़ा देता है तो भाड़ा हो, उसका अगर हेल्पलाइन नंबर है उसको, वो टेलीफोन का बिल हो, या जो कुछ भी चाय पानी का जो भी खर्चा है तो वो चलने को होना, या जो उसके पॉम्पलेट या लिटरेचर जो बांटता है वो काम हो, उसका पीआई वर्क हो, तो वो चलना चाहिए कुछ महीने। तो उतना रिजर्व वो ग्रुप ने या वो जो कोई भी सर्विस बॉडी वो अपने पास रखना चाहिए, और अपना वो दैनंदिन खर्चे के हिसाब से थोड़ा बहुत रिजर्व, तो इतना रख के जो बाकी का जो पैसा है वो उसने खर्च करना चाहिए। वो खर्च किस चीज में करना चाहिए? तो अल्कोहलिक एनोनिमस के उद्देश्य को रखते हुए, मतलब वो अगर ग्रुप है तो वो ग्रुप पॉम्पलेट छाप सकता है और वो पीआई वर्क कर सकता है। कई ऐसी जगह क्राउडेड प्लेसेस में वो पॉम्पलेट बांट सकता है, या कोई वो बैनर होल्डिंग्स बना सकता है, या कोई ऐड दे सकता है, वो पॉम्पलेट पेपर में डाल सकता है, स्टिकर बना सकता है। ऐसी जो कुछ भी चीजें हैं जो एक मैसेज कैरी करने के लिए जरूरी है, वो चीजें वो कर सकता है। तो ये खर्चा वो करना चाहिए। और इस खर्चा करने के बाद जो बची वाली रकम है, और जो अपना प्रूडेंट फंड और बेड ये रखते हुए जो बची वाली रकम है उसने वो डिवाइड करनी चाहिए। 30, 60 और 10 का एक रेशियो हमको बताया गया है कि इस रेशियो में, मतलब 60% हायर बॉडी अगर वो ग्रुप है तो वो इंटर ग्रुप को, 30% उसके ऊपर की बॉडी मतलब जीएसओ को, और 10% खुद के पास खुद के खर्चे के लिए, ऐसा रख के वो उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और उसने वो आगे भेजना चाहिए, खुद के पास नहीं रखना चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट पॉवर्टी का प्रिंसिपल हमको ये समझाने की कोशिश करता है कि गरीब रहना मतलब क्या है? तो पैसा आना नहीं चाहिए, ऐसा गरीबी नहीं है। तो पैसा आएगा लेकिन वो खर्चा करना चाहिए उद्देश्य को लेके, और वो आगे जो बचा वाला पैसा है आगे की बॉडी में भेजना चाहिए। तो हमारे जो पैसा आने के जो माध्यम है, एक तो अगर वो ग्रुप है तो ग्रुप के पास ज्यादा सोर्सेस है। इंटर ग्रुप के पास उतने सोर्स नहीं, जीएसओ के पास उतने सोर्स। ग्रुप सबसे, इसलिए ग्रुप को सबसे हायर इसलिए रखा जाता है कि ग्रुप में एक्चुअली मेंबर्स रहते, मेंबर्स की संख्या ज्यादा रहती है। हम सिटी बॉक्स घूमता, वहां पे ग्रेटिट्यूड डे होते, बर्थडे का प्लान लिफाफा दिया जाता है, तो ज्यादा पैसा ग्रुप के पास आता है। तो ग्रुप में जो किटी, दो माध्यम है, एक तो किटी बॉक्स या वो बर्थडे का प्लान। तो मुझे याद है मैं जब अल्कोहलिक एनोनिमस में आया था 18 साल पहले, तब एक बात बोली जाती थी, जो जब भी कोई ग्रेटिट्यूड डे होता था तो इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड डे में शेयरिंग में बताया जाता था कि 1 रुपया एक दिन के हिसाब से भी मैं बचाऊं तो 365 रुपीज मेरे बचते हैं, वो 365 रुपीज मैंने वो लिफाफे में डाल के भेजने चाहिए। ये 18 साल पहले की बात है। तो मैं आज भी शेयरिंग सुनता हूँ तो आज भी यही सेम बात बोली बताई जाए। 18 साल में रेट 18 लगभग 10 पट हो गए हैं। मतलब जो चीज 1 रुपए की मिलती वो आज 10 रुपए की मिलती है। तो 18 साल पहले की बात करें तो, लेकिन आज भी हम 365 का ही हिसाब जोड़ते हैं। लेकिन आज हमें वो इसके हिसाब से हमने ज्यादा से ज्यादा डालने की कोशिश करनी चाहिए, जो हमारा ग्रेटिट्यूड जो है अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रति। क्योंकि ये जो
आत्मनिर्भर हम बोलते, वो आत्मनिर्भर कौन रखेगा अल्कोहलिक एनोनिमस? तो मैं रखूंगा, मेरा ही काम है। बाहर से हम नहीं लेने वाले, तो पैसा आएगा कहाँ से? मेरे मेरे पास से ही जाएगा। तो मेरी ये जवाबदारी है, जो टाइम टैलेंट ट्रेजर हम बोलते हैं, तो ये ट्रेजर का जो इम्पोर्टेंस है ग्रेटिट्यूड में, ये बहुत जरूरी है। तो मैंने वो ज्यादा से ज्यादा वो बर्थडे प्लान में चलना चाहिए। किटी बॉक्स की भी हालत खराब रहती है, कोई बहुत से बार सुनने में आता है, कोई फटे वाले नोट डालते किटी बॉक्स में, कोई डालता है कोई नहीं डालता। तो एक अलग ही कल्चर कुछ जगह पे मुझे देखना मिलता है कि वो किटी बॉक्स आता है तो उसको नमस्कार करके उसको सर को लगा के वो आगे चले जाते हैं। बहुत से कारण लोगों के रहते हैं कि पैसे क्यों नहीं है, तो चिल्लर नहीं है, तो 100 की नोट है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं लाया। अभी नए मेंबर को ठीक है हम बोलते हैं उसको नहीं डालने देते, लेकिन पुराने लोग भी किटी बॉक्स में बहुत से उदासीनता देखने को मिलती है। पैसे डालने के लिए बहाने बहुत रहते, चिल्लर नहीं है, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो आजकल सब फैसिलिटी है, चिल्लर अगर मुझे मालूम रहता है, ये सब बहाने रहते। मैं मीटिंग में जाने वाला हूँ तो मैं 10-20 रुपए जेब में डाल के ले जा सकता हूँ, क्योंकि मीटिंग है तो किटी रहेंगी, किटी है तो पैसा डालना पड़ेगा। ये मेरे को अलर्ट मुझे रहना चाहिए अगर मैं अल्कोहलिक एनोनिमस का मेंबर खुद को बोलता हूँ। या फिर ऑनलाइन फैसिलिटी रहती है आजकल, वो क्यूआर कोड भी लगता है, मैं उसमें भी डाल सकता हूँ, लेकिन नहीं। तो हम काफी उदासीनता इस बारे में देखने को मिलती है। एक शेयरिंग मैं सुन रहा था, मतलब एक हमारे एरिया के ट्रस्टी है, वो अभी जीएसओ के ट्रेजरर है। तो उनके उनके अनुभव से, उन्होंने उनका जो एक्सपीरियंस था वो मैंने सुना। ये मतलब उन्हें कुछ आंकड़े हमारे सामने रखे कि हम जीएसओ इंडिया तक कितना पैसा पहुंचना चाहिए। उन्होंने ये कैलकुलेशन किया है, उन्होंने कैलकुलेशन 365 रुपीज के हिसाब से ही किया। अगर हम वो 365 के हिसाब से भी कैलकुलेट करें, तो उन्होंने जो कैलकुलेशन हमारे सामने रखा कि 50,000 का एवरेज है, 50 to 60,000 मेंबर सोबर है फिलहाल, ये ऑन रिकॉर्ड। और उसमें से अगर हम 50% छोड़ दे, हमने अगर 20,000 छोड़ भी दे, 30,000 लोगों को भी पकड़ा और 30,000 इंटू 365 का कैलकुलेशन अगर किया, तो वो कैलकुलेशन लगभग 1 करोड़ 10 लाख तक होता है। एक अबव 1 करोड़ का वो कैलकुलेशन होता है। लेकिन उनका ऐसा कहना था, खुद वो जीएसओ के ट्रेजर होने की वजह से, कि लगभग साल में सिर्फ और सिर्फ 30 to 35 लाख रुपए आते हैं। मतलब हम 365 के हिसाब से भी नहीं भेज रहे हैं। अगर 50% मेंबर हमने छोड़ भी दिए तो भी हम नहीं भेज पा रहे। इतना खराब हालत हमारे यहाँ ये इस ट्रेडिशन के है। लगभग आज ऑल ओवर इंडिया 775 डिस्ट्रिक्ट है। तो वो 775 में से 230 डिस्ट्रिक्ट में लगभग नियर अबाउट 230 में अल्कोहलिक एनोनिमस है। तो बाकी मतलब इसका तात्पर्य है कि 60 to 70% इंडिया में अल्कोहलिक एनोनिमस ही नहीं है। तो लगभग इतने जगह खाली है, तो वहां तक पहुंचेगा कौन? मैं ये बोलता हूँ कि हमारे ग्रुप में बैठ के ग्रुप का होना चाहिए ना, देखेंगे ना पैसा जीएसओ को काय को भेजना है, पहले एनिवर्सरी करेंगे, एनिवर्सरी में खाना नहीं देना पड़ेगा क्या, इसको ये नहीं करना पड़ेगा क्या, हमको हमारा काम खर्चे नहीं रहते क्या, जीएसओ को काय को भेजने का, जीएसओ आता क्या हमको मदद करने को? ऐसी हमारी सोच रही थी। आज भी ये इतना अवेयरनेस की कमी है एक रूरल एरिया में या बहुत से एरिया में, सेवन ट्रेडिशन की बहुत अवेयरनेस की कमी है। तो हमारी बहुत गलत सोच है कि जीएसओ क्या करेगा, ये करेगा। जीएसओ जो करेगा वो हम कर ही नहीं सकते। हम अगर कोई बिहार में अभी अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है, तो मैं यहाँ पे हिंगन घाट का ग्रुप जाके बिहार में ग्रुप थोड़ी ओपन कर सकता हूँ, या कोई नागपुर का या कोई कलकत्ता का ग्रुप जाके बिहार में ग्रुप ओपन नहीं करेगा। वो जीएसओ के माध्यम से वो काम होगा जहाँ नहीं है। तो जीएसओ उतना उसको सक्षम बनाना पड़ेगा कि ऑल ओवर इंडिया जो 60 to 70% इंडिया में अल्कोहलिक एनोनिमस नहीं है, वहां तक अगर मुझे पहुंचना है, तो वो एक में माध्यम एक में माध्यम ये जीएसओ है। हम नहीं पहुंच सकते इंडिविजुअल लेवल पे वहां तक। तो इसके लिए उसको सक्षम बनाना की जवाबदारी हमारी है। पैसा जो जाता है अल्कोहलिक एनोनिमस में, वो ग्रुप से लेकर जाता है, ग्रुप से इंटर ग्रुप से जीएसओ,
जी ऐसा इस ये माध्यम, ये फ्लो है पैसे का। अगर ये नीचे से ही पैसे उधर नहीं जाएगा तो वो सफरिंग अल्कोहलिक तक पैसा पहुंचेगा कैसे? जीएसओ को खुद की बड़े बहुत से जवाबदार रहे थे। उनका लगभग ऐसा कहना था कि 5 4 से 5 लाख रुपए महीने का जीएसओ का खर्चा है। मतलब वो सैलरीज हुए या जो कुछ भी मेंटेनेंस है, हेल्पलाइन है, इलेक्ट्रिसिटी है, लिटरेचर है, वो मास पीआई वर्क कुछ होते, तो ऐसा खर्चा पकड़ के 4 से 5 लाख रुपए का उनका खर्चा है। तो उतना ये जो जाना चाहिए हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन, वो जाता ही नहीं है उतना। मैक्सिमम जो जीएसओ को जो पैसा आता है वो लिटरेचर से आते हैं। हालांकि अदर कंट्रीज में इसका उल्टा होता है, जो कंट्रीब्यूशन से 70% जाता है, लिटरेचर से 30%। हमारे इधर उसका उल्टा होता है। इसलिए हम जो किताबें है उसकी प्राइस जो हमको कम कम करनी चाहिए अभी। जब अगर जीएसओ के पास कंट्रीब्यूशन का पैसा ज्यादा जाता है, उसके पास अगर सफिशिएंट अमाउंट है, तो वो लिटरेचर की प्राइस कम करते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। उसकी कारण है कि कंट्रीब्यूशन जो जाना चाहिए जीएसओ को, वो जा नहीं रहा। तो ये सारे जो रीजंस है, ये रीजन सब ये हमको ये सेवन ट्रेडिशन का जो ये है, मतलब अवेयरनेस की कमी है। एक मेरे एक पढ़ने में आया, एक कहीं तो भी याद नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन जब बिल डब्ल्यू की मतलब आखिरी इस पे थे, मतलब वो बीमार थे, मतलब 1971 में उनका डेथ हुआ, 1-2 साल पहले की। तो कुछ लोगों ने उनसे पूछताछ पूछ रहे थे उनके कि ये अल्कोहलिक एनएस अभी जिस स्पीड से फैल रही, तो आगे भी ये अच्छी तरह से अल्कोहलिक एनएस ग्रोथ हो, इसके लिए कौन सी चीजें अल्कोहलिक एनएस के लिए जरूरी है? तो उन्होंने दो चीजें बोली थी। एक तो उन्होंने बोला था कि अवेयरनेस ऑफ सेवन ट्रेडिशन, सातवीं परंपरा का ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस हो। और दूसरी चीज उन्होंने बताई थी कि साउंड स्ट्रक्चरल सर्विस। तो जो वो जो स्ट्रक्चरल सर्विस है, इसके बारे में अगली ट्रेडिशन में, 89 ट्रेडिशन में आएंगे वो बात। लेकिन ये जो सेवन ट्रेडिशन है, ये इसको काफी जोर बिल डब्ल्यू देते थे। हालांकि डॉक्टर बॉब का जब वो ट्रेडिशन अप्लाई करने की बात चल रही थी, और डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू की जब मुलाकात हुई थी, तो बिल डॉक्टर बॉब ने बोला था कि कीप इट सिंपल, इसी तरह से रखो। जो जिसको अगर लोगों को मानने है तो ठीक है, नहीं मानने तो ठीक है। तो डॉक्टर बॉब का काफी सिंपल काम था, कीप इट सिंपल बोल रहे थे वो। लेकिन वो कीप इट सिंपल वो स्पिरिचुअल लेवल की चीजों के ऊपर ठीक था। लेकिन इनका बिल डब्ल्यू का जो सोच थी कि ये अगर हमको इसको एवरी हमारा जो उद्देश्य है उस उद्देश्य की पूर्ति करनी है, तो सिर्फ और सिर्फ वो सिंपल इससे नहीं होने वाला। हमको ये चीजें जो है स्ट्रक्चरल सर्विस और ये सेवन ट्रेडिशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। क्योंकि हम जिस दुनिया में, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि हम जिस दुनिया में रह रहे, वो भौतिक दुनिया है। तो इस भौतिक दुनिया में बिना पैसे के कोई भी चीज होने वाली नहीं है। तो ये सेवन ट्रेडिशन के सारे जो एग्जाम्पल थे, जो जो इतिहास की बातें मैंने बताई, इतिहास में जो जो जहाँ जहाँ से इस ट्रेडिशन का उल्लेख आया, जहाँ से इसका जन्म हुआ, लिटरेचर में कहाँ कहाँ इसका उल्लेख है, और आज की दुनिया में, आज के जमाने में इसका क्या मायने है। तो इसके आज के मायने मैंने जो बोला है कि इसको हम ये एक पार्ट तो फॉलो करते हैं हम खुद, आउटसाइड कंट्रीब्यूशन कम से कम नहीं लेते लगभग। लेकिन हम खुद को सेल्फ सपोर्टिंग रखने में कहीं तो भी कम गिर रहे। तो अगर बात करें, कंपैरिजन करें अदर कंट्रीज के साथ हमारी, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया जब अल्कोहलिक एनोस इंडिया में चालू हुई, उसके 1-2 साल आगे पीछे में ऑस्ट्रेलिया में भी चालू हुई थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की ऐसी कंडीशन है आज कि वो उनका जो बचा हुआ, उनका जो जीएसओ है वो सरप्लस बचा हुआ वो वर्ल्ड सर्विसेज को, वर्ल्ड सर्विस लिटरेचर फंड को वो भेज पा रहे। इतनी उनकी हालत अच्छी है। उनके कनाडा हुए, ऑस्ट्रेलिया हुए, इनके जो इंटर ग्रुप या जीएसओ के ऑफिसेस है, मतलब एकदम कॉर्पोरेट ऑफिसेस जैसे ऑफिसेस है। लेकिन हमारे यहाँ आज भी हालत बहुत खराब है। हम स्टाफ को अच्छे से सैलरी नहीं दे पाते, मेंटेनेंस हम नहीं कर पाते, तो कहीं तो भी कमी है।
तो हम बहुत आध्यात्मिकता की कितनी भी बातें करेंगे, हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, इसमें ये स्पिरिचुअल कंट्री है बोलते हम, बहुत से हम अच्छी अच्छी चीजें ये अल्कोहलिक एनोनिमस में ही नहीं, हम पहले से हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम कहाँ कम गिर रहे हैं, तो इसके बारे में हमको आत्म परीक्षण करना पड़ेगा। और इस चीजों को सुधारते हुए जैसे मैंने बताया कि 5 करोड़ पॉसिबल अल्कोहलिक है, और हमारी मेंबरशिप 50,000 की है सिर्फ। तो ये सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचने का हमारा जो ये है लक्ष्य जो है काफी दूर है। तो उसको अगर हमको हासिल करना है तो सिर्फ आध्यात्मिकता की बातें करने से नहीं होगा, हमको कहीं ना कहीं ये सोचना पड़ेगा कि ये सेल्फ सपोर्ट हम खुद को कैसे ज्यादा से ज्यादा कर पाए। जो हम ऐसे कितना भी खर्च कर, हम गरीब नहीं है, मेंबर गरीब नहीं रहते। अल्कोहलिक एनोनिमस में आने के बाद लोग अच्छा खासा हम देखते हैं कि पैसा कमाने लगते हैं, मैक्सिमम लोगों का आर्थिक कंडीशन बहुत अच्छी हो जाती है। हम जैसे वो बिल्डब्ल्यू ने बोला है कि हम ऐसे लोगों पे बाहर दूसरे काम में उसको कैरिंग द मैसेज करने में, उसको घुमाने में फिराने में खर्चा भी करते, लेकिन जब बाट अल्कोहलिक एनोनिमस में जो कंट्रीब्यूशन की आती, जो बर्थडे प्लान में कंट्रीब्यूशन हो, हम खाना खिलाएंगे, बर्थडे हमारा ग्रेटिट्यूड डे करेंगे, और खाना 10-15 हजार खाना खिलाने पे खर्च करेंगे, लेकिन उसमें 1,000 रुपए डालने में भी हम आगे पीछे, और हम डालेंगे 500 ही रुपए, हम डालेंगे 365 ही रुपए। तो ये कहीं तो भी हमको सोचना चाहिए कि हमें फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है हमारी आज, वो खाना खिलाना या ये करना, शोबाजी करना, दिखावा करना, ये फर्स्ट थिंग फर्स्ट है, या अल्कोहलिक एनोनिमस को सेल्फ सपोर्टिंग सही मायने में बनाना, ये हमारी फर्स्ट थिंग फर्स्ट है। तो इसके लिए जैसे हमारा पीएम बोलते हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, तो सबसे बड़ी आज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, कर अगर मैं नहीं पहुंच सकता, मैं नहीं वो बिहार में यूपी में जाके कोई अल्कोहलिक को पकड़ के उसको मैसेज नहीं दे सकता, नहीं पहुंच पाता मैं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं मेरा किसी में 10 रुपए ज्यादा डालना चालू कर सकता हूँ, या मैं बर्थडे प्लान में 500 रुपए की जगह पे 1,000 रुपए डालना चालू करता हूँ, तो यो मेरे पैसे कहीं ना कहीं वो सफरिंग अल्कोहलिक तक पहुंचेंगे। तो यही ये ट्रेडिशन के मायने है, ये इसके बारे में जागृति लाना, मतलब मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इसके लिए जवाबदार हूँ। ये हर इंडिविजुअल मेंबर की जवाबदारी, हर ग्रुप की, हर इंटर ग्रुप की जिम्मेदारी है कि इसको अपनी जिंदगी में लागू करे, ये 7 ट्रेडिशन को। तो इस पे जो मेरी जानकारी थी, जो मेरे पढ़ने में आया, जो मेरे सुनने में आया, जो मेरे खुद के विचार थे, वो मैंने रख के आपके सामने मेरा शेयरिंग किया। आप लोगों ने मेरी शांतता से सुना, धन्यवाद। Thank you, Pankaj bhai. Please stop the recording.